पावर को पैदा कर रहे हैं। तो हमने मैन पावर की प्रॉब्लम खत्म कर दी और सभी लोगों की एनर्जी बहुत हायर लेवल पे ले जाके हमने उसे अलाइन कर दिया। तो 140 करोड़ लोग जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, दे विल बिकम द नेशनल एसेट एंड रिसोर्स, राइट। तो अब धन के बारे में बता दें कि जो भी राष्ट्रीय संपदा होगी, इनको अप्रूव करने की एक अथॉरिटी होगी। वो आज के IAS IPS जैसे दुष्ट लोगों की समिति नहीं होगी। वो एक वेल ट्रेंड लोग होंगे, जिनके पास आप कोई कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो वो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे वो यदि उसमें कमी है तो आपके साथ बैठ के उसमें वैल्यू ऐड करके उसको रिफाइन करके और अच्छा कर देंगे और फिर उसे अनुमोदित कर देंगे। तो जैसे ही अनुमोदित करेंगे, जैसे ज्यूम करिए कि कोई प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, राइट। तो 1000 करोड़ भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी एडवांस में, अभी खर्च नहीं हुई है, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया और पैसा पैदा हो गया, पैसा शुरू हो गया, राइट। पैसा पैदा हो गया, वो जब जो काम करेगा उसको मिलेगा वो, राइट। अब जो है आज जो हम नोट पैदा कर रहे हैं वो कैसा पैदा करते हैं? नोट जो है घटिया पैमाने से पैदा होता। देखो पहले क्या होता था, जितने नोट छपते थे उसके बराबर में सोना RBI में रखा जाता था, जिसको स्वर्ण मानक कहते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। अब वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 100% हो गया। तो अब जो है क्या मानक रह गया है कि भारत सरकार जितने का बजट बनाती है, जितना टैक्स के नाम पर, जितने ऐसे PSU से यहाँ से वहां से भ्रष्टाचार होने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है और गैप रह जाता है, उस गैप की पूर्ति करने के लिए हम नोट छापते हैं। तो आज नोट का जो है कोई अच्छा मानक है क्या? मतलब राष्ट्रीय संपदा जिसके हम इक्विवेलेंट एक कॉन्क्रीट संपदा पैदा कर रहे हैं, वो एक सुपीरियर मनी है या जो आज का नोट है वो सुपीरियर मनी है? भाई जो कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं वो सुपीरियर मनी है, जो संपदा को पैदा कर रहा है। संपदा कॉन्क्रीट है, संपदा पैदा हो रही है, बरोबर है। और वो कॉन्क्रीट है, फिजिकल है, जिसे आप फील कर सकते हैं, जो आपको जो पैसा देगी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, जो इस देश को समृद्ध बना देगी। जी। और इन द प्रोसेस जो एक्सपर्ट बनाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उनका क्या होगा? जो आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, कितने बड़े जो है ना शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, और वो आज की शिक्षा नहीं होगी लॉर्ड मैकाले वाली। श्याम जी, आपको मालूम है लॉर्ड मैकाले ने 1882 से लेके 1885 तक 3 साल इस देश के सभी गुरुकुलों का भ्रमण किया, और वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका बॉस था जिसको बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। हिज नेम वाज लॉर्ड एडम। तो लॉर्ड एडम और लॉर्ड मैकाले ने 3 साल भारत के हर गुरुकुल पर जो है ना अध्ययन किया, और एक 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की। 1780 पेज की रिपोर्ट, उसमें बहस हुई कई दिनों, मेरे ख्याल से 5 दिन से ज्यादा बहस हुई, और उसमें ये निर्णय लिया कि यदि हमें भारत पे लंबे समय तक जो है ना राज करना है तो इनका जो शिक्षा है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी सरकार को वो जो है रिपोर्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की वो है, वहां से उसकी कॉपी ला के छाप के हमें हर किसी को मालूम होना चाहिए। आपको मालूम पड़ेगा ना कि आपकी शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पे थी। जी। जब आपकी साउथ में लिटरेसी 97 से 99% थी और नॉर्थ में इट वाज 80 to 87%, उस समय इंग्लैंड की लिटरेसी 17% थी, और ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसी डेलिब्रेशन में लिखा हुआ है। जब आपके 18 महाविद्यालयों में आपके विश्वविद्यालय थे, वहां पर जो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, उस समय जो है इंग्लैंड के और UK के जो विद्यालय थे वो केवल संडे को चलते थे और घरों के गैराज में चलते थे जी, और वहां केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। आपको नहीं लगता है कि इसके आधार पर हमें सेमिनार्स करना चाहिए? अब मैं एक बात और कहता हूँ, हवाई जहाज का निर्माण, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? वैसे तो अंग्रेजी बोलते हैं, पर अपने वेदों के हिसाब से तो अपन ने किया। नहीं, देखो वेदों को अकेला कहोगे तो कोई नहीं मानेगा। मैं इसको कहता हूँ भारती ने किया है, और
इसको राइट ब्रदर ने 1903 को में जो है ना जिस हवाई जहाज का निर्माण किया था, जो केवल 120 फीट जाके नीचे गिर के टूट गया था, उसके 8 वर्ष पहले 1885 में जुहू चौपाटी में शिव कुमार दलपते ने हवाई जहाज बनाया था, जो लिक्विड पारा के कॉन्सेप्ट पे चलता था, जो कि 1500 फुट ऊंची ऊंचाई पे गया था, 18 मिनट जो है हवा में रहा था और फिर सुरक्षित नीचे उतरा था। हालांकि उसके एक बार पहले वो क्रैश भी हो चुका था, लेकिन जब दूसरा सफल परीक्षण हुआ उसमें वो 18 मिनट तक ऊपर रहा और सुरक्षित नीचे उतरा। और इसको बनाने में उनका एक मेंटर थे मिस्टर शास्त्री, वो उनका नाम भूल रहा हूं मैं, मिस्टर शास्त्री है। तो उनके पास जो है आपके जो आप कह रहे हो महर्षि भारद्वाज का एक विमान शास्त्र था, जिसमें 8 अध्याय हैं और 3000 श्लोक हैं और 32 तरीके के विमान बनाने की विधि लिखी हुई है। आपको नहीं लगता है ऐसे ढेर सारे शास्त्र लिखे गए हैं, उन सबको खोज खोज के हमारा शिक्षा का सिस्टम में आना चाहिए? हमें इंडियन एजुकेशन सुधरना चाहिए। नहीं, लेकिन ये कौन करेगा? ये सर आपको हमको ही करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको बड़ा सरल उपाय दे रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरी आरएसएस जो मैथिली शरण गुप्त कह रहा है, कम से कम हमें बुलाए, हम अपना प्रवचन आप लोगों को सुनाएं? मैं एक काम कर रहा हूँ, जी। आप कब समय देंगे मुझे? 2-3 दिन बाद, 1 आध दिन बाद? मैं जो है बिजी हूँ, कल तक, परसों मैं आपको समय दे सकता हूँ। अपन बैठते हैं और जो मेरे जो लोग हैं आरएसएस में या जैसा जो मैं काम कर रहा हूँ, देखो मेरा निवेदन दूसरा है। देखिए, आरएसएस की ढेर सारी ब्रांचेज हैं और वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड हैं। और हमारे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार में आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, उन सब के सब्जेक्ट हमारे पास उसमें है। मैं ये चाहता हूं कि क्या उन संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिससे वो हमारे कॉन्सेप्ट को में टास्क फोर्स बन के उसे रिफाइन करने लगे। सरकार जब उतरेगा तब उतरेगा, नहीं अपन इस विषय में बात करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जब हम उसे जमीन पे उतारेंगे नहीं उतारेंगे वो अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो शाखा है उसको ही हम मैथिली शरण गुप्त का टास्क फोर्स कर देते हैं, राइट? और ये निर्देश टॉप से आना पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो देखिए एक डिसिप्लिन शाखा है, वो मैथिली शरण गुप्त को क्यों भाव देगी? वो तो सर नहीं देखिए, देखिए मैं आपकी सीमाएं जानता हूं। मैं ये चाहता हूं क्या ये कॉन्सेप्ट और ये बातचीत अपन करके ये तय करें, जरूरत पड़े तो हम नागपुर चले, मोहन भागवत जी से मिलें, क्या दिक्कत है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, क्योंकि यदि वो मुझे सुन लेंगे और वो जो है ना अपने विभिन्न संस्थाओं को कहेंगे भैया इसमें तुम जो है ना इस विषय पे काम करो, तुम इस विषय पे काम करो, और जो आप कर रहे हो वो करते रहो, दिस इज एडिशनलिटी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे भारत का संकल्प लो और 4 सरल उपाय के तहत हम जो है ना लोगों को जोड़ देंगे। देखिए आज की राजनीतिक दुष्ट व्यवस्था इतनी दुष्ट हो चुकी है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा को भी उससे पृथक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की दुष्ट राजनीति में वो सर्वाइव ही नहीं करेगी यदि उससे हटके चलेगी तो, ठीक है ना? आज ये बताओ, क्या आज की राजनीति ने हमको अच्छे राजनेता दिए हैं क्या? छोड़ दो अच्छा भारत को, अरे एक से एक बड़े चोर है साले। हाँ श्याम जी, मेरा इसमें दूसरी बात कहना है। मेरा ये कहना है कि आज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सभी पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीतिक कंसिडरेशन के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनती है। आप इस बात से सहमत हैं? 100%। चलिए, इसके बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार और आप लोग पार्टी वाले लोग भी अंदर बैठ के चर्चा करते हैं विनेबिलिटी, जो कंसिडरेशन में लोग आ रहे हैं इनमें से विनेबल कौन है, जो विनेबल होगा उसे टिकट देंगे। और विनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि दुष्ट है तो विनेबल है, शरीफ आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता है, सही? तो शरीफ आदमी कुछ कर नहीं सकता है तो भैया दुष्ट को चुनो। फिर दूसरा कंसिडरेशन क्या है? अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, मवाली है, तो ये लोगों को डरा धमका के अपने हथकंडे अपना कर कैसे न कैसे जीत जाएगा। तो गुंडा, अपराधी, मवाली
बाहुबली, ये सब जो है विनेबल है। फिर तीसरा जो कोई धनबली है तो वो विनेबल है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के तहत अपन ने राजनीतिक उम्मीदवारों को चुना। माना आपने कि नहीं माना? माना वो तरीका ही वही है। अच्छा, अब जो है जीतने के हथकंडे भी अपन चर्चा कर लें। तो क्या हर राजनीतिक पार्टी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जिनके पास है संसाधन है वही जीत रहे हैं और वही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, वो कैसे हथकंडे अपना रहे हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। पहला हथकंडा है फ्री भी बांटो, और फ्री भी दो चाहे ना दो, आश्वासन दे दो कि सिलेंडर 300 का दे देंगे, 400 का दे देंगे, फिर चाहे दें चाहे ना दें। नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग मामला है। एक मिनट, मुझे पूरी बात कह लेने दो, फिर आप बताएं कि हमारा मतभिन्नता अपन उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है कि मैं कहूं मैं जो कह रहा हूं वही सही है। नहीं, मतलब हमारा परसेप्शन से आपका परसेप्शन भिन्न हो सकता है, और हमें अपना परसेप्शन कह के और आपस में बात करके यदि आपके परसेप्शन से कोई एडिशनल चीज जो अभी तक हमें नहीं मालूम है, यदि हम उसे अपने कॉन्सेप्ट नोट में जोड़ सकते तो अच्छी बात है ना। जी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे फ्री भी बांटना एक तरीका है, दारू बांटना दूसरा तरीका है, रुपए बांटना तीसरा तरीका है, साड़ी और बाकी चीजें प्रेशर कुकर से लेके जो भी बांटना है उसको बांटना चौथा तरीका है। बराबर। इन सब तरीकों को अपनाकर गरीबों के वोट को खरीदते हैं, और सो कॉल अमीर और सो कॉल एक्सपर्ट, सो कॉल विद्वान, ये साले दुष्ट जो है ना वोट देने भी नहीं जाते हैं।